नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जहां बीजेपी कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं तीसरे मोर्चे ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। और इसी के चलते आज से यानी कि 26 जुलाई से ममता बनर्जी का 5 दिन का दिल्ली दौरा शुरू हो रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने शरद पवार और पी चिदम्बरम से अपील की है कि वो 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में इस मुद्दे को लेकर अहम बैठक प्लान करें। विपक्षी एकता के लिए प्रशांत किशोर ममता और शरद पवार के फॉर्मूले पर पहले ही काम कर रहे हैं। जून 2021 में प्रशांत की कोशिशों के बाद दिल्ली में शरद पवार के निवास पर कुछ विपक्षी नेताओं की बैठक भी हुई थी। प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनावों तक के लिए ही हायर किया गया था, लेकिन अब उनके IPAC का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को साथ लाने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ऐसे तमाम दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं, जिनके समान विचार हैं। ममता के दिल्ली आने से पहले ही कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि वो ममता के साथ हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। कांग्रेस ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, पीएम मोदी एक कहावत को फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि दोस्त और सहयोगी के अलावा ऐसे लोगों पर भी नजर रखो जो दुश्मन हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा अभिषेक बनर्जी की कथित जासूसी की जा रही है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव हैं। कांग्रेस के इस ट्वीट से तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन बहुत खुश हुए और इसे रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, खेला हो बे। अगर ये कहा जाए कि साल 2024 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की दावेदार हैं, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये भी सच है कि लोकसभा में पश्चिम बंगाल से मात्र 42 सीटें ही हैं। लेकिन अगर देवगौड़ा और IK गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी की दावेदारी और बड़ी हो गई है। लेकिन ये भी सच है कि ममता बनर्जी की पहचान पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है और इसी अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर फैलाने के लिए ही उन्होंने शहीद दिवस के कार्यक्रम का प्रचार और प्रसारण पश्चिम बंगाल के बाहर दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में भी किया। अगर पश्चिम बंगाल में कोई कार्यक्रम हो, ममता बनर्जी भाषण दे, तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो बंगाली के अलावा किसी भाषा में बात करें। लेकिन 21 जुलाई को शहीद दिवस के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी में भी भाषण दिया। वर्चुअल हुए इस कार्यक्रम में दिल्ली से विपक्ष के कई नेता भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में आयोजित इस कार्यक्रम में अकाली दल, समाजवादी पार्टी, NCP, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, DMK, TRS, शिवसेना और कांग्रेस जैसी विपक्षी दलों के नेता वर्चुअली मौजूद थे। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ दें तो विपक्ष के तमाम बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या शरद पवार हो, सभी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए। विधानसभा चुनाव के दौरान जो नेता ममता के साथ खड़े थे, वो आज भी उन्हीं के साथ खड़े हैं और अब ममता उस समर्थन के साथ संसद की कार्रवाई से लेकर अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों तक पहुंचना चाहती हैं। ममता न सिर्फ विपक्ष को बल्कि किसानों को भी साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं और वो हर मंच से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार के लिए और बीजेपी के लिए पिछले कुछ महीने खास चुनौती भरे रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, टीकाकरण की नीति या फिर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान महामारी से मुकाबले की रणनीति सवालों के घेरे में रही है। साथ ही पार्टी को चुनावी मोर्चे पर भी जोरदार झटका लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जीत हासिल करने के लिए हर तरह का जोर लगाया था, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले से ज्यादा सीटें हासिल कर ये चुनाव अपने नाम कर लिया। अब देखना ये है कि ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे को लेकर दिल्ली में सत्ता पर काबिज हो पाती है या नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।